हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का डीआरडीओ एनपीएस का अगला लेक्चर, जो कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। बहुत जल्द आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर से आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे से आपके छोटे से स्टैटिक क्वेश्चन के टॉपिक्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन खींचना ज़रूरी था क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, शुरू करते हैं आपका अपना आज का लेक्चर का टॉपिक। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डीआरडीओ एमटीएस का कोर्स लेकर आ रहा हूँ मैं, प्रणव दत्ता। ओके, ये हर रोज शाम को आपके लिए 7:30 आता है। थोड़े दिनों तक ये आपको सिर्फ एक मतलब वीडियो के फॉर्म में मिलेगा, सिर्फ रिकॉर्डेड। जब टाइमिंग का थोड़ा सा हमारा जो है अभी थोड़ा इशू, वो जब रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपके साथ लाइव क्लासेस ही लिया करूँगा। तो तक ले थैंक यू। और अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सीबीएसई क्लास 9 to 11 के लिए, कुछ नहीं करना, आपको प्रणव 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 99 रुपीज़ में 1 महीने का पढ़ने का मौका मिलेगा। किसी भी अपने बच्चे को, भाई बहन को दीजिए, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी चीज़, अनअकैडमी पे सारे बच्चों को अगर लेना है तो प्रणव 10 का कोड यूज़ करो, 10% का डिस्काउंट पाओ। ठीक है, 360 रुपये पर मंथ से भी कम में आपकी क्लासेस लगती हैं वहाँ पे। 6, 12 और 24 महीने के लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई है। और सबसे बढ़िया चीज़, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है विद द टीचर्स, लाइव टेस्ट होगा, क्विजेज होंगी, पीडीएफ मिलेंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड, आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और दूसरी चीज़, आपको आप लाइव चैट कर सकते हो। ये यूट्यूब की चैट और उसकी चैट में बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे लाइव चैट के साथ साथ अपने उसी टाइम क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो, और क्वेरीज को मैं उसी टाइम मेरे को आंसर करना ज़रूरी है। तो अगर कोई बच्चा सीरियस है और तो वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकता है। वाईफाई से लाइव टेस्ट चैनल पे मैं हर दिन 6:30 बजे आपके लिए टेस्ट लेके आता हूँ। डिफेंस एग्जाम चैनल पे भी मैं आपके साथ हूँ हमेशा और रहूँगा। ठीक है, आज इन दोनों को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं अपना एमटीएस का सिलेबस। तो हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट चल रहा है। अगला फिर हम कोई भी एक छोटा टॉपिक ले लेंगे, फिर उसको स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलिए, अभी हमने तक आज यहाँ तक पढ़ लिया था। आज से हमारे को 10 जो कल क्वेश्चन थे उनका आंसर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरे को एक बच्चे ने कहा था, सर आपका आंसर्स भी डिस्कस करा करो ताकि पता चल जाए। ठीक है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ आपके प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। फुल फॉर्म ऑफ के एक्ट आपकी क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज अंडर व्हाट आर्टिकल, आपका आर्टिकल 56 50 सॉरी आपका आर्टिकल 54 56 नहीं सॉरी। हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, आपके प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अंडर आर्टिकल 61 है, यस। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट, आपके 34, जिसमें से एक सीजीआई और आपके 33 जजेस हैं। यूनियन इज अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका पार्ट 5। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आपका लॉर्ड कैनिंग। हाउ मेनी मेंबर्स वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, आपका 93। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। तो आपके आज के क्वेश्चन के सवाल हमने देख लिए। आगे चलते और अब देखते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट, आपके उपराष्ट्रपति के बारे में हमारा क्या कहना है। सबसे पहली बात, 1952 में सबसे पहले आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने। ये आपके 2 लगातार आपके कार्यकाल इनके रहे, 1952 से लेकर 1957 और 1957 से लेकर आपके 1962। फिर आए आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आए आपके वीवी गिरी जी, फिर आए आपके गोपाल स्वरूप पाठक, फिर आपके आते हैं बंसप्पा दनप्पा जट्टी, फिर आपके आते हैं मोहम्मद हिदुतुल्ला, फिर आपके आते हैं रामास्वामी वेंकटरमन, फिर आए आपके शंकर दयाल शर्मा, फिर आए आपके के आर नारायण जी। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कृष्णकांत जी, फिर आपके आते हैं भैरव सिंह शेखावत, फिर आपके 2007 में आते हैं मोहम्मद अमीन अंसारी, 2012 में आते हैं मोहम्मद अमीन अंसारी, और 2017 में आते हैं आपके वेंकैया नायडू जी। आर्टिकल 63 होता है जो आपको क्या कहता है, सबसे पहले हमारे को देखना है। आर्टिकल 63 कहता है कि आपको देश में एक उपराष्ट्रपति होना अनिवार्य है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, या उपराष्ट्रपति भारत का एक होना अनिवार्य है। आर्टिकल 63 ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। आर्टिकल 64 कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट का दूसरा नाम क्या होता है आपका सबको पता होगा, जिससे नहीं पता मैं बता दूं। काउंसिल ऑफ स्टेट का दूसरा नाम होता है क्या आपका, बहुत आसान, राज्यसभा या आपका अपर हाउस। तो उसमें स्पीकर का कार्य कौन संभालेंगे, आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला आर्टिकल 65, वाइस प्रेसिडेंट आपके राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेगा जब राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के दौरे पे गए होंगे या वो बीमार है या कुछ ऐसे कैजुअली छुट्टी ली है। आर्टिकल 66 बताते हैं कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा। अब इनके इलेक्शन के जो हमारे को चीज़ें जाननी जरूरी है वो क्या है, इनके इलेक्शन में ऑल एमपीज ही वोट करेंगे, सर ऑल एमपीज, इलेक्टेड भी प्लस नॉमिनेटेड भी, एंड नो एमएलए और नो एमएलसी वोट करेगा। ओके, नो एमएलए हैशटैग नो एमएलसी स्लैश, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये डिफरेंस होता है। आर्टिकल 67 कहते हैं कि टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा इनका,
ठीक है, 5 साल का हो गया, हमने बता दिया था पहले, और 68 वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट में था कि वैसे 68 में, इनके ही टर्म के खत्म होने से पहले हमारे को पता होना चाहिए कि हमारा अगला कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। आर्टिकल 69 कहता है ये ओथ कैसे लेंगे, इनकी शपथ कैसी होगी, शपथ लेंगे एज अ गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये शपथ लेंगे आपके रक्षक की तरह एक आपके भारतीय संविधान की। आर्टिकल 70 कहता है ये डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंट की ड्यूटी, आपके राष्ट्रपति की ड्यूटी ड्यूरिंग कॉन्टीजेंसीज, मतलब इमरजेंसीज, देहांत हो जाना, रेजिग्नेशन होना या इम्पीच हो जाता है आपके राष्ट्रपति। आर्टिकल 71 कहता है कि रूल्स ऑफ इलेक्शंस क्या होंगे, कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उनके रूल्स क्या होंगे, वो आपको ये बताता है आपका आर्टिकल 71। आर्टिकल 72 आपको बताता है कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होगी, कि उन्हें पार्डन कैसे करा जाएगा और वो क्या क्या किस किस को कब कब पार्डन कर सकते हैं, इसको आपको घबराना नहीं है। जैसे आपको आर्टिकल 32 के ऊपर मैंने एक लेक्चर दिया था, वैसे आर्टिकल 72 के ऊपर भी आपको एक बहुत जल्द एक लेक्चर मिलने वाला है, उसका बिल्कुल चिंता मत करिए। आर्टिकल 72 के ऊपर आपको एक बहुत ही जल्द एक लेक्चर मिलने वाला है, उसका बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको एक स्पेशल लेक्चर मिलेगा पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके ऊपर कि कैसे पार्डन कर सकते हैं, पार्डन का मतलब क्या है, रेमिट का मतलब क्या है, फिर आपका फिर दूसरा कौन सा होता है, सस्पेंशन का मतलब क्या है, ये सारा आपको आर्टिकल 72 में पता होना चाहिए, और गवर्नर का आर्टिकल 161 होता है। तो इन दोनों के ऊपर आपको सैटरडे को लेक्चर मिलेगा। तो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आपके आर्टिकल 72, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आर्टिकल 73 की एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन में कितनी होगी, किस हद तक इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी, किस हद तक के कानून बना सकते हैं, किस हद तक के बाकी अन्य चीजें कर सकते हैं, आपके आर्टिकल 73 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 74 बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा है उसे एब्जॉर्ब करिए, उसे समझिए। कोई डाउट है तो अपने डाउट को अपने पास लिखिए, फिर इस वीडियो के बाद आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ओके, चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा। आर्टिकल 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, कि आपका मंत्रिमंडल होना चाहिए आपके प्रधानमंत्री के साथ, और प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल के हेड होंगे, वो उसके अध्यक्ष होंगे, और ये सलाह मशवरा देंगे आपके राष्ट्रपति को। क्या कहा मैंने, आर्टिकल 74 कहता है कि एक आपका मंत्रिमंडल होगा, एक आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, जो आपके प्राइम मिनिस्टर यानी आपके प्रधानमंत्री को हेड करवा रहे होंगे, सॉरी आपके प्रधानमंत्री एक जो आपका मतलब आपका मंत्रिमंडल होगा उसके अध्यक्ष होंगे, और वो मंत्रिमंडल मिल के आपके प्रधानमंत्री के साथ सलाह मशवरा देगा, किसे, आपके राष्ट्रपति को। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव प्राइम मिनिस्टर एट इट हेड्स एंड विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट व्हेन आस्क्ड फॉर। दूसरी चीज, आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर आपके प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं, कौन, आपके प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, आपके राष्ट्रपति। आपके पीएम को अपॉइंट कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट। ओके, दूसरी चीज, मिनिस्टर्स को से द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं, मिनिस्टर्स अपॉइंट करे जाते हैं आपके राष्ट्रपति के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने वाले आपके राष्ट्रपति होते हैं आपके प्रधानमंत्री की सलाह मशवरा पे। ओके, और एक और चीज, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपके 2003 में थी, मतलब आपके 91वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपके 2003 में थी, उसकी 15% लिमिट सेट करी गई थी, यानी अगर आपके 100 एमपीज है तो सिर्फ आप 15 को ही मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। इसका कारण क्या था, इसका कारण था कि आपके पहले क्या होता था कि कोएलिशन गवर्नमेंट्स हो रही थी ज़्यादा, तो कोई लालच दे देता था कि आप ये लालच ले लीजिए, आप हमारी पार्टी के साथ जुड़ जाइए, तो उसी लालच को रोकने के लिए 15% की लिमिट लगा दी गई कि 15% ज़्यादा आप किसी को भी मिनिस्टर नहीं बना सकते, 15% ज़्यादा आपके मिनिस्टर नहीं हो सकते, तो 15% की लिमिट है, आपका आर्टिकल 75 कहता है। अगला आता है आपका आर्टिकल 76, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है आपके देश का, या आपके देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। इसे अपॉइंट करते हैं आपके राष्ट्रपति, इन्हें अपॉइंट करते हैं कौन, आपके राष्ट्रपति, और इनकी सैलरी और जो बाकी सब चीज़ें हैं वो भी कौन डिसाइड करता है, आपके राष्ट्रपति ही। ये एडवाइस करते हैं आपकी यूनियन गवर्नमेंट को आपके सारे लीगल मैटर पे, और ये देश के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। फिर से बताता हूँ, आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आर्टिकल 76 में कौन होता है, आप बोलेंगे अटॉर्नी जनरल। इन्हें अपॉइंट करने वाले आपका राष्ट्रपति, और इन्हें रिन्यूमरेशन मतलब इनकी सैलरी देने वाले भी राष्ट्रपति, डिसाइड करने वाले। ये देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, और ये एडवाइस करते हैं आपके यूनियन गवर्नमेंट को ऑन ऑल लीगल मैटर्स, सारे लीगल मैटर पर एडवाइस करने वाले कौन, आपके राष्ट्रपति ही। अगला आर्टिकल 77 कहता है कि जो कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस है,
जो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे, सारे एग्रीमेंट साइन होना है, एमओयू साइन होना वगैरह वगैरह, बाकी सब वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। राष्ट्रपति के दस्तखत के बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन सकता, सब कुछ। तो ये देश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं आपके राष्ट्रपति, मैंने कल भी बताया था, देश के एग्जीक्यूटिव हेड है। और आर्टिकल आपका 78 क्या कहता है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। ठीक है, वैसे आपके इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर आखिरकार है क्या क्या, क्या क्या ड्यूटीज है। पहली चीज, पहली ड्यूटी, राष्ट्रपति के बोलने पे ये इनको बताना होगा कि हाँ मंत्रिमंडल ने क्या डिसाइड करा। ये राष्ट्रपति को बता सकते हैं कि हाँ आप इस मंत्री को बनाइए और इस मंत्री को हटाइए। दूसरी चीज, राष्ट्रपति जब कहेगा इन्हें रिपोर्ट के साथ आना होगा कि हाँ ये अभी ये बैठक चल रही है और इसकी ये रिपोर्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति इनसे सलाह मशवरा लिए बिना कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते। इमरजेंसी भी अगर लागू करनी है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह के बिना ये नहीं कर सकते। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को पॉलिटिकल हेड कहा जाता है और रियल हेड ऑफ मतलब इंडिया कहा जाता है, कि असली में ये ही हेड है, प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के हेड हैं आपके। ओके, ये आपको कहा जाता है। ओके, तो अगर इसमें भी कोई डाउट है मेरे से पूछे, फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ। उससे पहले फिर मैं आपको जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। जो अगर कोई डाउट है तो उसमें देखिए, वरना फिर हम आगे चलेंगे। ओके, बहुत जल्द आपका ये भी खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा हमने। ठीक है, चलो। तो अगर डाउट है तो मेरे से कमेंट में बाद में लिख के बता सकते हैं, मैं 2-3 शीट ऐड कर दूं ताकि आपको क्वेश्चन जो देने हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना, परेशानी ना हो। शुरू करता अपने यहाँ से, मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, और पहले फिर से एक बार रिवाइज करेंगे पूरा। इंडिया के उपराष्ट्रपति सबसे पहले थे आपके एस राधाकृष्णन जी, फिर आपके थे फिर से एस राधाकृष्णन जी, फिर आपके थे जाकिर हुसैन जी, फिर आपके थे वरागरी वेंकट गिरी, फिर आपके थे गोपाल स्वरूप पाठक, फिर आपके थे बंसप्पा दनप्पा जट्टी, फिर आपके थे मोहम्मद इतियुद्दौला जो आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट भी थे एक टाइम पे, फिर आपके थे रामास्वामी वेंकटरमन, फिर आपके थे शंकर दयाल शर्मा, फिर आपका आए के.आर. नारायण, फिर आपका है कृष्णकांत, फिर आपका है भैरव सिंह शेखावत, फिर आए आपके मोहम्मद अमीन अंसारी, फिर आपका है फिर से मोहम्मद अमीन अंसारी, फिर आए आपके वेंकैया नायडू। आर्टिकल 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति कौन होगा देश का, ये होगा कौन, वाइस प्रेसिडेंट, और होना जरूरी है। ठीक है, होना जरूरी है ये कहता है। आर्टिकल 64 कहता है कि ये राज्यसभा जो होती है आपकी, उसके काउंसिल ऑफ स्टेट बनेंगे, ये काउंसिल ऑफ स्टेट बनेंगे आपके राज्यसभा के, उसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बनेंगे। दूसरा आर्टिकल 65 कहता है कि जो अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश कैजुअली नहीं है वहाँ पे, तो उनकी सारी ड्यूटीज आपके उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। आर्टिकल 66 कहता है कि जो चुनाव होगा वाइस प्रेसिडेंट का वो किस तरीके से होगा। आर्टिकल 67 कहता है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होगा वो कितना होगा, 5 साल का और रिन्यूएबल। आर्टिकल 68 कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन वो अभी वाले राष्ट्रपति के टेन्योर या कार्यकाल के खत्म होने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हमारे अगले उपराष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं। अगला आर्टिकल 69 कहता है कि ओथ, आप शपथ कैसे लेंगे, आप रक्षक की शपथ लेंगे कि हम भारतीय संविधान के रक्षक हैं। आर्टिकल 70 कहते हैं कि आप डिस्चार्ज करेंगे सारी प्रेसिडेंट की ड्यूटीज ड्यूरिंग कॉन्टीजेंसीज मतलब इमरजेंसीज। आर्टिकल 71 कहते हैं कि रूल ऑफ इलेक्शन होंगे आपको कहा है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 में तो आपको वीडियो आने वाली है, पार्डनिंग पावर। ठीक है, आर्टिकल 73 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर जो आपकी यूनियन में होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है आपके काउंसिल मिनिस्टर से। काउंसिल मिनिस्टर आपका आर्टिकल 74 कि एक काउंसिल मिनिस्टर होगा जो जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर एट हेड होगा टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। फिर आता है आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा, और जो भी आपके प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर से सलाह मशवरा करने के बाद 15% की लिमिट होगी। और आपके 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 2003 में आई थी, उसके तहत आपसे 15% ही मिनिस्टर्स बना सकते हैं। आपको लिमिट पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर आता है आपका आर्टिकल 76 कि आपके एक अटॉर्नी जनरल होगा जो देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा, जो एडवाइस करेगा यूनियन गवर्नमेंट को ऑन ऑल लीगल मैटर, सारे कानूनी जो भी आपकी चीज़ें होंगी उस पर एडवाइस करेगा। और प्रेसिडेंट से द्वारा अपॉइंट करा जाएगा, जो सारी आपकी रिम्यूनरेशन है वो भी सारी आपकी राष्ट्रपति ही देंगे। ये आपका आर्टिकल 76 है। आर्टिकल 77 बताते हैं कि जो कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस होगा, मतलब सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो लॉ को मंजूरी देनी, सारे एग्रीमेंट करने, एमओयू साइन करने, देश से कुछ खरीदना बेचना, ये सारा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना नहीं होगा।
और आर्टिकल 78 बताते हैं कि एक प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या हैं, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या क्या होंगी। तो ये आज हमने पढ़ा। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये मतलब मेरा तरीका है कि मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ। जो मैं लिख के आपको नोट दे रहा हूँ, ये मेरा तरीका है समझाने का। वरना आज हमने वाइस प्रेसिडेंट बहुत जल्दी खत्म कर दिया, कुछ ऐसा है नहीं। ओके, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन लिख के दूंगा, मैं आपको 10 क्वेश्चन लिख के देता हूँ, फिर हम अपना आगे इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा? पहला क्वेश्चन। अगला, ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी elected in any house of the country? ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? अगला, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट is under which article? पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल के अंडर है? और अगला क्वेश्चन आपका, पार्डनिंग पावर होगी प्रेजेंट की, ये ट्रू फॉल्स है। वाइस प्रेसिडेंट हाउस इज कॉल्ड राष्ट्रपति भवन। वाइस प्रेसिडेंट का हाउस आपका राष्ट्रपति भवन कहलाता है। आपको मेरे को ट्रू या फॉल्स बताना। अगला, 11th शेड्यूल पर्टेन्स टू, मतलब 11वें शेड्यूल में आपका क्या है, क्या है आपके 11वें शेड्यूल में, आपको मेरे को ये बताना है। अगला, ट्रू और फॉल्स आप बताएंगे मेरे को। म्यूनसिपैलिटी, ये मैं से डिस्कस करा हुआ है मेरे पहले भी। म्यूनसिपैलिटी एग्जिस्ट्स इन अर्बन एरियाज, मतलब शहरी एरिया में आपके म्यूनसिपैलिटी होती है। ट्रू या फॉल्स? 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8वां क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स? अपॉइंट कौन करता है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु एडवाइजेस द अपॉइंटमेंट
ऑफ मिनिस्टर्स कौन एडवाइस करता है? और आखिरी क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन देने की सोच रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। ट्रिकी क्वेश्चन देने की सोच रहा हूँ मैं। क्या ट्रिकी क्वेश्चन जिससे थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, ध्यान लगाना पड़े। हाँ, देखिए, देख के मत करना, मैंने इस लेक्चर में जिक्र करा है इसका। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, नेट पे करोगे तो फिर इसका फायदा नहीं है। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, जो ध्यान से सुनता है ना लेक्चर, उसको बहुत आसानी से हो जाएगा। इज अंडर। तो ये 10 क्वेश्चन आपके, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? What percentage of ministers can be elected in any house of the country? Who is the executive head of India? Pardoning power of president is under which article? Vice president house is called राष्ट्रपति भवन। आपको मेरे को ट्रू और फॉल्स बताना है। 11 शेड्यूल pertains to कि 11 शेड्यूल किस क्षेत्र में है? म्यूनसिपैलिटी एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज, आपको मेरे को ये बताना है। हु अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स, आपको ये बताएंगे। हु एडवाइजेस द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, आप मेरे को ये बताएंगे। और पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर आप किसके अंडर होता है, आप मेरे को ये भी बताएंगे। ओके, इनके सबके क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट पे लिख के बताएंगे। जिनके ठीक होंगे उनको लाइक, वरना मैं बाकी कल आपके क्वेश्चन करूँगा। बहुत जल्द आपको मैं आपका ये पॉलिटी खत्म कर दूंगा। आपके DRDO MTS से अच्छे लेवल पे मैं ख़त्म करवाऊंगा, ठीक है। इतना सारा हम कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ हमने छोड़ा नहीं है इसमें। ओके, बस मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि देखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि आप थोड़ा आराम ले लें। आराम लेंगे तो फिर आप बच्चों से पीछे हो जाएंगे। अगर आप आराम नहीं लेंगे और अभी भी आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आप सारे बच्चों से आगे निकल जाएंगे, ठीक है। करना कुछ नहीं है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके जो करंट अफेयर है वो अच्छा हो जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको मेरा कोर्स लेना है। अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, आप उस पर जाके मेरा कोर्स ले सकते हैं, प्रधान दत्ता का, ठीक है। वैसे है तो मैंने इंडिया के लिए लॉन्च करा है, लेकिन आपके DRDO MTS के लिए भी एक अच्छा कोर्स है, ठीक है। करना कुछ नहीं, आप अनअकैडमी पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसे, मोबाइल नंबर रजिस्टर करके ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर आप UPSC CSE को हटा के अपना डालेंगे NDA Air Force Section Y नेवी या DRDO का। ओके, वाईफाई स्टडी को एजुकेटर चूज करेंगे। मेरा कोर्स वहाँ पे चल रहा है तो NDA के लिए, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। आप करेंगे उस कोर्स पे गेट सब्सक्रिप्शन, आप पूरा ऐसे करेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे। देखिए कॉस्ट देखिए कितनी है, ऐसे कोई अभी भी महंगी नहीं है। बिना 10% के भी 400 रुपये पर मंथ। अगर आप 24 महीने का लेते हैं, या अगर आप 12 महीने का लेंगे तो 667। और देखिए 6, 12, 24 महीने पे नो EMI ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ्स। प्लान ऑफ 10 का कोड लगाया आपने, जैसे आपने 12 महीने का लिया, आपको ये अभी कितना का पड़ रहा है, ये 8,000 का 12 महीने के लिए। देखिए कोड लगाती 800 रुपये का डिस्काउंट, 10% का सीधा 7200 रुपये, 600 रुपये पर मंथ। या 24 महीने का लेंगे तो आपको 360 रुपये पर मंथ फीस लेंगे, पूरा सब कुछ करेंगे और आपको ये पूरा एक कोर्स मिल जाएगा। और सिर्फ मेरा ही कोर्स नहीं, पूरे अन्य एजुकेटर्स का जो आपको NDA DRDO MTS नेवी XNY ग्रुप या Air Force XNY ग्रुप के लिए पढ़ा रहे हैं, सबके कोर्सेज आप इससे 8,000 में देख सकते हैं। कि बाहर अगर किसी आप कोचिंग में जाएंगे उससे भी सस्ता है। तो प्लीज़, और पहली बात, पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। घर भी खरीदते हैं लोग, फ़ोन भी आप खरीदते हो, तो प्लीज़ इन्वेस्ट करो, ठीक है। इस पर 10% का कोड यूज़ करोगे तो आपको प्लान ऑफ 10 का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, 10% का कोड। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये सोच लीजिए ये आपके लिए लास्ट मौका है, क्योंकि इसके बाद फिर शायद आपके 6 महीने रुकना पड़ेगा ऐसे करंट अफेयर के कोर्स के लिए। इसमें मैं अक्टूबर टू मार्च बेस्ट क्वालिटी में आपको ये कोर्स खत्म करवा रहा हूँ। अब देखिए, हर 3 सेशन के बाद आपका एक डाउट सेशन और टेस्ट है। बहुत अच्छे से कोर्स आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे इसको प्यार दे रहे हैं। मैं वही कहूँगा, आप भी आइए और इसे समझिए और इस कोर्स को लीजिए। अन्य जानकारी के लिए आप 844-844-7880 पे कॉल करके अपनी जो भी समस्या है उनको पूरा समाधान कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि बच्चों बस लगे रहो, ठीक है। टाइम कभी आएगा नहीं, कोरोना ने अगर आपको टाइम दिया तो उस मौके का फ़ायदा उठाओ और पढ़ने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। और लगे रहो बस, बिल्कुल हारो मत। कुछ भी लगता है कि नहीं हो पा रहा तो मेरे से बात करो, मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। कुछ करना नहीं है, घबराना नहीं है, हम सारे इस कोरोना की बीमारी को अच्छे से लड़ेंगे। कभी आपके घर के साथ में भी केस होता तब भी नहीं घबराना, ठीक है। आपके बोझा तब भी नहीं करवाना। हम हिंदुस्तानी एक साथ खड़े हिंदू थे और खड़े रहेंगे, एक साथ ऐसे लड़ाएंगे। बस पढ़ते रहिए, अग्रसर आगे बढ़ते रहिए और अपने दिल में देश के लिए मोटिवेशन हमेशा जगा कर रखिए। मैं ऐसे सेशन आपके लिए लेके आता हूँ और भी आके लेके रहूँगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मेरे को आंसर जरूर बताना। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, टेक केयर, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।